हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू एस्ट्रो इंटेलिजेंस वीडियोस। आज की वीडियो जो प्रेजेंट डे का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके ऊपर मैं बनाने जा रहा हूं और वो टॉपिक है वेस्ट बंगाल इलेक्शंस। वेस्ट बंगाल के इलेक्शंस क्यों इतने इंपॉर्टेंट हैं? क्योंकि ये एक ऐसे इलेक्शन होने जा रहे हैं जिससे आने वाले टाइम में भारतीय राजनीति की दशा और दिशा दोनों बदलने वाली है। क्योंकि यहां से एक थॉट प्रोसेस का भी जन्म होने वाला है जिसकी शुरुआत आप इस इलेक्शन में ऑलरेडी देख भी चुके हो। बंगाल के इलेक्शन में कभी भी रिलीजन या धर्म कभी भी मुद्दा नहीं था। फर्स्ट टाइम रिलीजन भी इलेक्शन का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया। अब इस इलेक्शन को समझने के लिए कि जिस इलेक्शन में धर्म और राजनीति ये दोनों चीजें कह सकते हैं कि बहुत स्ट्रांग रोल प्ले कर रही हैं और इससे भारतीय साइकोलॉजी या भारतीय जनमानस आगे 101% इससे प्रभावित होगा। क्योंकि ये सिर्फ राजनीति की दशा और दिशा नहीं बदलने वाली, कहीं ना कहीं इसका इंपैक्ट बहुत लॉन्ग लास्टिंग होने वाला है। और अगर इस इलेक्शन के आउटकम को समझना है तो यहां पर मैं आपको एक बात बता दूं कि दो ही की प्लेयर्स हैं। कांग्रेस को तो मैं रूल आउट करूंगा क्योंकि वो रेस में है ही नहीं, लेफ्ट कहीं रेस में ही नहीं है। दो ही की प्लेयर्स हैं, भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस। भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कह लीजिए या इनके पास ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ बहुत बड़ी है। और प्लस क्योंकि ये पार्टी इस समय मेजॉरिटी स्टेट्स को रूल कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट को रूल कर रही है, सो ये ड्राइविंग फोर्स है इस समय। हम कह सकते हैं कि सेंटर में बीजेपी का होने का मतलब क्या है कि इस समय इस इलेक्शन के सेंटर में भी बीजेपी ही है। बीजेपी अपने तरीके से इस इलेक्शन को कहीं ना कहीं डिक्टेट कर रही है। मगर हम सब जानते हैं कि ममता बनर्जी भी एक फाइटर है। किस तरह उन्होंने पास्ट में अपनी फाइटिंग स्पिरिट से लेफ्ट के स्ट्रॉन्ग होल्ड को तोड़ा। और बंगाल आप हमेशा जानते हो कि इंडियन अगर हम सिस्टम की बात करें तो बंगाल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडियन सिस्टम को बनाने में। वो चाहे बात हम पुराने स्टॉलवर्ड्स की कर लें, रविंद्रनाथ टैगोर की कर, मतलब वो नाम है, मगर बंगाल इटसेल्फ आप समझ लीजिए कि हमेशा भारतीय जनमानस के लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग प्लेयर या एक बहुत बड़ा आइडेंटिटी रही है। सो इस इलेक्शन को अगर हमें अच्छे ढंग से समझना है तो सबसे पहले हमें ममता बनर्जी के चार्ट को देखना होगा। यहां पर मैं एक और संभावना को रूल आउट नहीं कर रहा हूं, और वो संभावना क्या है, क्योंकि जब तक हम भारतीय जनता पार्टी के चार्ट को साइमल्टेनियसली नहीं देख लेंगे तो हम कहीं ना कहीं जिसको कहते हैं पिन पॉइंट रिजल्ट पे नहीं पहुंच सकते। बट किसी के भी एक के चार्ट में देखकर हम उन संभावनाओं को तलाश सकते हैं, वहां तक पहुंच सकते हैं कि इस इलेक्शन का रिजल्ट क्या होगा। एटलीस्ट ममता बनर्जी के चार्ट से हमें यह पता लग जाएगा कि ममता बनर्जी का फ्यूचर इस इलेक्शन के बाद क्या है। सो दर्शकों, वैसे तो देखिए इन पॉलिटिशियंस के चार्ट्स के बारे में हम ऑथेंटिकली कुछ नहीं कह सकते कि ये जो चार्ट हम शेयर करने वाले हैं ये 100% करेक्ट चार्ट है। मगर जो अब उनकी डेट ऑफ बर्थ और जो उनके कोऑर्डिनेट्स और जो पर्टिकुलर्स हमारे पास अवेलेबल हैं, हम उसी से उनके चार्ट को बना सकते हैं। इसमें गलती की संभावना हमेशा रहेगी, क्योंकि हो सकता है कि 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट बर्थ टाइम कुछ और हो, आगे पीछे हो, उससे संभावनाएं बदलती है। मगर जो एट प्रेजेंट हमारे पास अवेलेबल है हम उससे समझने का प्रयास करते हैं कि बंगाल इलेक्शन का फ्यूचर क्या है। तो उसके लिए मैं ममता बनर्जी के चार्ट को आपके लिए शेयर करूंगा। अब दर्शकों, ये
ममता बनर्जी का चार्ट है। उनका डेट ऑफ बर्थ है 5 जनवरी 1955 और जो टाइम ऑफ बर्थ हमारे पास अवेलेबल है वो 7:19 मॉर्निंग टाइम का अवेलेबल है। और इसमें बहुत से हमारे एस्ट्रो रिसर्चर्स ने अपने तरीके से इसको रेक्टिफाई भी किया है। अब वो कितना करेक्ट है कितना नहीं है हम उसके डिबेट में नहीं जाएंगे, मगर जो हमारे पास जो बेस्ट ऑथेंटिक टाइम रिकॉर्ड अवेलेबल है उसको ही हम लेने वाले हैं और उसके अकॉर्डिंगली ही हम चार्ट को एनालाइज करेंगे। प्लेस ऑफ बर्थ इनका कोलकाता है। सो ये आप देखोगे कि कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि का चार्ट है। ये यहां पर जब मैं ये बात बोलता हूं कि ये मकर राशि का चार्ट है तो मैं बात कर रहा हूं लग्न की। लग्न मकर राशि का है और जन्म राशि जो है जन्म राशि टॉरस यानी कि वृषभ है। और किसी के भी चार्ट को देखने के लिए हमें उसके साथ साथ उसके भाव चलित को देखना भी बहुत जरूरी होता है कि कोई भाव चलित में कुछ चेंजेस तो नहीं आ रहे। जब आप देखोगे तो भाव चलित में आपको स्ट्रेट वे चेंजेस मिल जाएंगे और ये जो चेंज है ये चेंज बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट बताता है कि ये रिजल्ट क्या है। अब थोड़ी सी हम देख लेते हैं कि ममता बनर्जी के नक्षत्र कौन से हैं। नक्षत्र लग्न है उत्तराषाढ़ नक्षत्र में, सूर्य पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में है, चंद्रमा कृतिका में, मार्स पूर्व भाद्रपद में, मरकरी उत्तराषाढ़ में, जुपिटर रेट्रोग्रेड है पुनर्वसु नक्षत्र में, वीनस अनुराधा में, सैटर्न विशाखा में, राहु मूल में और केतु आर्द्रा में। अब आप देखिए यहां पर आपको समझ में आएगा कि आषाढ़ ग्रुप के नक्षत्रों की अधिकता है। 3 नक्षत्र आषाढ़ ग्रुप के, ये एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। और वो क्या बताता है, क्योंकि आषाढ़ नक्षत्र विक्ट्री का नक्षत्र है, विक्ट्री देने वाला नक्षत्र है। और ये चीज आप समझ ही सकते हो कि ममता बनर्जी को लाइफ में अभी तक कितनी विक्ट्रीज मिल चुकी हैं। ये विक्ट्री देने वाला नक्षत्र है, इसको आसानी से हराया नहीं जा सकता, अजेय नक्षत्र है। अब साथ ही में भाद्रपद भी है। भाद्रपद स्टबर्ननेस देता है, मगर यहां पर ये जो स्टबर्ननेस है ये भी गोल ओरिएंटेड स्टबर्ननेस है। साथ में कृतिका नक्षत्र मेटीरियली अचीवमेंट्स देता है। अनुराधा नक्षत्र शनि का इतना खूबसूरत नक्षत्र है कि जिसमें हम कह सकते हैं कि हम मीरा को खोज सकते हैं, राधा को खोज सकते हैं। यानी जो डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन अपने गोल को अचीव करने की वो अनुराधा नक्षत्र में होती है। और साथ में मूल नक्षत्र भी है। मूल का मतलब कि ये जातक रूट लेवल तक जाकर चीजों को की परख करेगा और उस नॉलेज का इस्तेमाल अपने ध्येय को प्राप्त करने में लगाएगा। आर्द्रा भी है। आर्द्रा एम्बिशियसनेस भी देता है मगर वल्नरेबिलिटी भी देता है। गुस्सा तो देता ही है आर्द्रा नक्षत्र, क्योंकि आर्द्रा राहु का है। मगर यहां पर अगर आप दर्शकों ध्यान से देखोगे, राहु मूल नक्षत्र में है और केतु आर्द्रा के नक्षत्र में। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है, क्योंकि राहु केतु के नक्षत्र में और केतु राहु के नक्षत्र में, यानी कि दोनों एक दूसरे के वैसे भी नेचुरल कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे का हिस्सा है। मगर जब राहु केतु के नक्षत्र में और केतु राहु के नक्षत्र में होता है, ये कंप्लीशन देता है। यहां पर पेंडेंसी नहीं है, यहां पर कंप्लीशन है उस एनर्जी की, कि अगर राहु की तरफ चल पड़े वहां भी कंप्लीशन दिखेगी, अगर केतु से चीजें आएंगी वो भी कंप्लीशन में ही आएगी। सो ये नक्षत्रों का थोड़ा सा ओवरव्यू है जिससे हमें समझने में आसानी मिल लगी। और एक नक्षत्र बीच में छूट गया, वो है पुनर्वसु। यानी ममता बनर्जी के लाइफ में रिपीट भी है। अब ये रिपीट कहां पर दिखेगा, क्या रोल प्ले करेगा, ये भी है। और अगर हम अब चार्ट को देखने की शुरुआत करते हैं तो चार्ट में आपको तुरंत, ये भावचलित चार्ट है,
तो भावचलित को जब हम देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि प्लैनेट्स मूव हुए हैं। अब यहां पर मैं आपके रेफरेंस के लिए, आपको समझने के लिए दोबारा से राशि चार्ट पे ले जाता हूं, ताकि आपको समझने में आसानी रहेगी कि ममता बनर्जी के चार्ट में चीजें क्या हैं। लग्न मकर राशि में है, लग्न का अधिपति यानी कि लग्नेश, आप देखिए लग्नेश कौन हुए? शनि महाराज हुए। शनि महाराज कहां बैठे हैं? वो कर्म स्थान में ही बैठ गए जाके, मगर वहां पर राशि शुक्र की है। शुक्र की राशि में लग्नेश का बैठना और कर्म स्थान में होना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर बन गया कि ये इंसान, क्योंकि शनि का संबंध, शुक्र का संबंध राजनीति से है, कर्म है तो राजनीति कर्म बन गई। कर्म के साथ ये सबसे ज्यादा दिखने वाला हाउस है, सो ये इंसान अपने कर्मों के माध्यम से दिखेगा। आप समझ सकते हो कि ममता बनर्जी जो कुछ भी करेंगी वो दिखेंगी। चाहकर भी उनको दबाया नहीं जा सकता, उनको ऐसी पोजीशन पे नहीं रखा जा सकता जहां पर वो दुनिया में विजिबल ना हो। और ये जो चीज है कि लग्नेश का दशम में होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद अगर हम और प्लैनेट्स को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो सेकेंड इंपॉर्टेंट प्लैनेट है वो है चंद्रमा। चंद्रमा भी यहां पर शुक्र की राशि में है और कृतिका नक्षत्र में है। कृतिका नक्षत्र में आप सब जानते हो कि चंद्रमा एग्जॉल्ट करता है। तो मन शुक्र की तरफ है, शुक्र का संबंध भी राजनीति से है। सो यहां पर मन हाईएस्ट लेवल पर उस शुक्र की प्राप्ति के लिए है जिससे राजनीति या राजनीति के फल मिल सकते हैं। और यहां पर शुक्र भी थोड़ा सा साम दाम दंड भेद की नीति अपनाता है, क्योंकि उसको अपने ध्येय को प्राप्त करना है, सिद्धियां लेने से भी नहीं पीछे हटेगा। तो यहां पर ममता बनर्जी के चार्ट में चंद्रमा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता हुआ दिखता है। और फिर चंद्रमा की राशि यानी कर्क राशि में जुपिटर महाराज, ये तो वैसे भी यहां पर एक्सॉल्ट करते हैं। अब आप देखिए जुपिटर भी बहुत अच्छी पोजीशन लेकर बैठा, हालांकि लग्न के लिए जुपिटर सप्तम स्थान में है, कह सकते हैं ऑपोजिशन है, मगर ये ऑपोजिशन नहीं, ये शक्ति स्थान भी है। सो यहां पर जुपिटर का रिलीजियस फ्लेवर मगर रेट्रोग्रेड है, यानी कि जुपिटर का रिलीजियस इंटेंट कह लीजिए, ये ममता बनर्जी का शक्ति स्थान है। ममता बनर्जी को पॉजिटिविटी, शक्ति रिलीजन से मिलेगी, रिलीजियस एक्टिविटी से मिलेगी। और जुपिटर किसको ऑस्पेक्ट कर रहा है? जुपिटर ऑस्पेक्ट कर रहा है लग्न को, जिसका अधिपति कौन है? और वो है शनि देवता। यानी कि धर्म कर्म युति जुपिटर सैटर्न ऑस्पेक्ट से ये कंजंक्शन बनती है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो चार्ट में ये मोटे मोटी चीजें आपको देखने को मिलेंगी कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले हो रहा है। मगर जब हम बात करते हैं उनके पर्सनल लाइफ की, आप सब जानते हो कि ममता बनर्जी की शादी नहीं हुई। तो शादी के लिए अगर हम चार्ट में देखने का प्रयास करेंगे तो सीधा सीधा आप समझ सकते हो कि सूर्य, मरकरी और राहु ये द्वादश में है। शादी के लिए हमें 12th हाउस और 7th हाउस दोनों देखने, क्योंकि जुपिटर हालांकि वक्री है मगर जुपिटर फिर भी शादी के लिए जाता है। मगर सूर्य यहां पर नेगेशन दे सकता है, राहु मैरिज से दूर ले जा सकता है, और मरकरी को तो मैरिज के इंस्टीट्यूशन में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। और अगर हम नवमांश में देखेंगे तो द्वादश में यहां पर फिर आपको केतु देखेगा। सो आप कह सकते हो कि मैरिज तो नेगेटेड है। और ये आप सब जानते हो कि ममता बनर्जी की मैरिज नहीं है। जब मैरिज नहीं है तो बच्चे भी नहीं है। सो इनकी लाइफ एकला चलो वाली लाइफ है। मगर अब आप देखोगे कि बच्चों के भाव में यहां पर मन है।
चंद्रमा बच्चों के भाव में, यानी कि उनके मन में यह है कि बच्चे होने चाहिए। अब ऐसा इंसान क्या करता है जो शादी नहीं करता? या तो वो सारी दुनिया को अपना बच्चा बना लेगा, दूसरों के बच्चों को अपना बच्चा बना लेगा, और यही चीज अब आप देखोगे नवमांश में, इस चीज को हम समझ सकते हैं कि यहां पर मार्स, मार्स क्या है? मार्स भाई को इंडिकेट करता है, और मरकरी एडॉप्शन को। सो हम कह सकते हैं कि भाई के बच्चे को उन्होंने अडॉप्ट किया हुआ है, और ये सब जानते हैं कि उनकी लाइफ में उनका नेफ्यू उनका एडॉप्टेड चाइल्ड है। सो ये तो थी पर्सनल चीजें, जैसे हम चार्ट को समझने का प्रयास करते हैं। अब थोड़ी सी बात मैं यहां पर चार्ट को भाव चलित में ले जाकर इस इलेक्शन के बारे में समझाने का आपको प्रयास करूंगा, क्योंकि वो चीजें आपको समझ आएंगी। अब आप देखिए, सब जानते हैं हम कि ममता बनर्जी एक स्ट्रॉन्ग फाइटर है, और ये जो फाइटिंग स्किल्स है, जैसे ही चार्ट को मैंने भाव चलित किया, अब आपको समझ में आ गया कि मंगल उनके थर्ड हाउस यानी के फाइटिंग स्पिरिट वाले स्थान पर पहुंच गया। उनको स्ट्रॉन्ग फाइटिंग स्पिरिट, बहुत इनिशिएटिव दे रहा है, यहां पर स्ट्रेंथ दे रहा है, करेज दे रहा है, और ये एफर्ट्स का हाउस है। एफर्ट्स के हाउस में मंगल का जाना, आप समझ सकते हो कि यहां से जो एफर्ट्स वो करेंगी, बोल्डली करेंगी, बिना डरे करेंगी, और उससे उनके भाग्य स्थान को ऑस्पेक्ट किया जाएगा, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। अब भाग्य स्थान की ही अगर बात करते हैं तो आप देख लो, उनके नवमांश में सूर्य है। सो शी इज ए बॉर्न रूलर। हम कह सकते हैं कि रूल करना, लीड करने के लिए ही वो इस दुनिया में आई है, क्योंकि उनको राजा बनना है, और आप सब जानते हो वो राजा ऑलरेडी हैं। शी इज द एग्जिस्टिंग चीफ मिनिस्टर। सो जिस भी फील्ड में वो है, वो उनको भाग्य से भी मिला है, मगर उन्होंने अपना भाग्य अपनी फाइटिंग स्पिरिट से, अपनी मेहनत से बनाया है। अब दूसरी चीजों को समझ लीजिए। जैसे ही हमने चार्ट को चेंज किया, चार्ट को चेंज करते ही सूर्य और मरकरी लग्न में आ गए। अब ये इंपॉर्टेंट बात होगी। अब सूर्य का लग्न में आना, कि दैट मींस लग्न में, लग्न सबसे इंपॉर्टेंट हाउस होता है किसी भी चार्ट का, और किसी के भी लग्न में सूर्य आ जाए, और सूर्य तो राजा है, सबसे बड़ा पॉलिटिशियन है, चीफ मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, मतलब जो भी हम बड़ी सी बड़ी चीजों को सोच सकते हैं वो है। और साथ में मरकरी का होना, दैट मींस ऑरेटरी स्किल्स भी हैं, प्लस लर्निंग स्किल्स भी हैं। हालांकि ममता बनर्जी का मरकरी 27 डिग्रीज का, हम कह सकते हैं बुढ़ा लग्न है, यानी कि बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देता। इसी वजह से आप देखते हो कि ममता बनर्जी की वाणी बहुत ज्यादा, हम उसको प्लेजेंट नहीं कह सकते कि उनकी वाणी बहुत प्लेजेंट है। मगर एक बात है, वो जो बोलती हैं, क्योंकि सूर्य के साथ होने से दूसरे लोगों पे उसका प्रभाव जाता है। हालांकि वाणी प्लेजेंट नहीं है, मगर प्रभाव बहुत अच्छा जाता है, क्योंकि उनकी वाणी में आप देख सकते हो मकर राशि होने की वजह से वो प्लेन टॉक करना, टू दी पॉइंट टॉक करना, हालांकि हार्श और स्टबर्न टॉक करना। जब वो हार्श होने पे आती हैं, पूरी स्टबर्ननेस और हार्शनेस उनकी वाणी में झलक जाती है। वो हमने बहुत बार देखा, बहुत से प्राइम मिनिस्टर्स के सामने, मतलब वो कैसे बिहेव कर जाती हैं, कैसे बोल जाती हैं, ये चीजें उनकी वाणी का हिस्सा है। मगर जो बात वो बोलती हैं, वो मैसेज कन्वे जरूर होता है, क्योंकि सूर्य साथ में है। सो सूर्य का संबंध तो इनके लग्न से हो गया, या इनके भाग्यस्थान से हो गया। अब आप समझ सकते हो कि सूर्य का रोल इनकी लाइफ में क्या बना। राजनीति इनके साथ है। अब ये जो रोल प्लस राजनीति को सपोर्ट करने के लिए जो जुपिटर का रिलीजियस फ्लेवर चाहिए, वो इनके शक्ति स्थान में है। सो कहीं ना कहीं चार्ट ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो हम समझ सकते हैं कि शी इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिशियन,
फाइटर हैं एंड प्लस रूल करने के लिए ही आई हुई है। मगर इससे सीधा सीधा कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं निकलता कि वो इलेक्शन ये जीतेंगी ही जीतेंगी, क्योंकि जीतने के लिए उनको अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करनी होगी। अब शत्रु कौन है उनके? इलेक्शन में शत्रु तो ऑपोजिशन पार्टीज होती है। ऑपोजिशन पार्टी में हालांकि पिछले इलेक्शंस में देखें, उससे पहले तो लेफ्ट सबसे स्ट्रांग पार्टी थी। अपने शत्रुओं पर उन्होंने विजय प्राप्त करी, लेफ्ट को उखाड़ के फेंक दिया। सेकेंड टाइम फिर इलेक्शन में आई तो यूनानिमस विक्ट्री। उसके बीच में 2 बार लोकसभा के इलेक्शन हुए। पहले लोकसभा के इलेक्शन में मतलब उनकी यूनानिमस विक्ट्री थी। दूसरे लोकसभा इलेक्शन में क्योंकि बीजेपी ने भी बहुत मेहनत करी और बीजेपी काफी हद तक अपना जो डिस्टेंस था क्लोज करने में कामयाब हो गई। अब उनके एनिमी हाउस को देखना यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना उसको समझे आप समझ नहीं पाओगे कि ममता बनर्जी का चार्ट क्या बता रहा है। और एनिमी हाउस 2 होते हैं, छठा भाव और सप्तम भाव। सप्तम भाव को एक्चुअल में मैं एनिमी नहीं मानता। देखो, लोगों का थॉट प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट होता है कि लोग उसको ऑपोजिशन का हाउस मानते हैं, मैं उसको कॉम्प्लीमेंट्री हाउस मानता हूं, उसको शक्ति स्थान मानता हूं, क्योंकि हम अपनी शक्ति वहीं से लेते हैं। सो उसको तो मैं ऑपोजिशन नहीं मानता। मगर छठा भाव जो है, छठा भाव किसी के भी चार्ट का, वो एनिमीज के बारे में जरूर बताता है। और यहां पर अगर हम देखेंगे मेन चार्ट में, यहां पर केतु महाराज हैं, यानी कि ममता बनर्जी के पास्ट की चीजें ऑपोजिशन क्रिएट करती हैं। चाहे वो उनका हार्श बोलना है, उनका हार्श बिहेवियर है, उनकी तुनक मिजाजी है, उनका अकेला चलने की बातें हैं, क्योंकि ये उनके साइकोलॉजी या उनकी जैसे पर्सनैलिटी का हिस्सा है। प्लस नवमांश में देखेंगे, अब आप देखिए जुपिटर और राहु, और राहु उनका मूल नक्षत्र में है। अब मूल नक्षत्र का राहु एम्बिशियस है, जड़ तक जाके चीजों की समझ के रखने उसकी परख रखता है। एम्बिशियस और रूट लेवल की नॉलेज रखने वाला इंसान, आप समझ सकते हो कि ये कौन हो सकता है? ये कहीं ना कहीं मेरे जहन में अमित शाह की पिक्चर आ जाती है, क्योंकि अमित शाह बहुत एम्बिशियस इंसान है, बहुत एम्बिशियस इंसान है, साथ ही में रूट लेवल तक की नॉलेज रखने वाले इंसान है। अब आप देखिए, अब ये ऑपोजिशन है, प्लस साथ में जुपिटर। अब ये इंपॉर्टेंट बात है। अब आप देखिए इस इलेक्शन में ये चीज आपके सामने बिल्कुल ओपन हो गई। जैसे ही बीजेपी ने अपना जय श्री राम कार्ड खेला, अब आप देखिए ये रिलीजियस फ्लेवर, रिलीजियस इंटेंट, ये ऑपोजिशन को पॉजिटिविटी दे गया। उनके एनिमीज जैसे ही उन्होंने जय श्री राम को इस्तेमाल करना शुरू किया, ऑपोजिशन स्ट्रांग होती गई। मगर उन्होंने इसको काटने के लिए, आप देखिए जो काम ममता बनर्जी ने पूरी लाइफ में नहीं किया था, अब उन्होंने उसका इस्तेमाल किया। अब वो चंडी पाठ कर रही हैं। अब आप देखिए ये जो चीजें हैं, ये चार्ट से आप डिकोड कर पाते हो, आप समझ पाते हो कि ये फ्लेवर कैसा है। और एनिमीज आसान नहीं है, ये बात मैं आपको कहता हूं। इसके लिए आप अगर सर्वाष्टक वर्ग को देखना चाहोगे, आपको समझ में आ जाएगा कि छठे भाव में लग्न से पॉइंट्स ज्यादा हैं। आसान नहीं है ममता बनर्जी के लिए। अब ये इंपॉर्टेंट बात है। मगर अब ये सिर्फ और सिर्फ यही बात नहीं, ममता बनर्जी के चार्ट में अगर आप देखोगे मैक्सिमम पॉइंट्स कहां हैं? दशम भाव में, जहां से वो रूल करती हैं, जहां से वो विक्ट्री लेती हैं, चीफ मिनिस्टर बनती हैं, प्रोमिनेंट बनती हैं, उनका कर्म स्थान, ये उनका कर्म स्थान है। सो कर्म स्थान की अगर हम बात करेंगे,
अगर कर्म स्थान से अगर हम देखने का प्रयास करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये स्थान कहीं ना कहीं षष्टम की जो एनेमिटी से उपजी हुई चीजें हैं उसके ऊपर भारी पड़ रहा है, उसके ऊपर विक्ट्री ले रहा है। और यही चीज ममता बनर्जी के चार्ट में है, क्योंकि तीन तीन नक्षत्र आषाढ़ ग्रुप के हैं। सो विक्ट्री उनको मिलती है। हालांकि एनिमी जो उनको मिलते हैं बहुत स्ट्रांग मिलते हैं। पिछले लोकसभा इलेक्शन में भी आप देखिए, बीजेपी ने अपनी तरफ से पूरा जोर लगाया, पूरी मेहनत करी, मगर फिर भी ममता बनर्जी की सीट्स बीजेपी से ज्यादा ही रही। अब ये इंडिकेटर नहीं है कि इस इलेक्शन में भी ऐसे ही होने वाला है। अब उसको समझने के लिए हमें दशा पीरियड को लेना पड़ेगा कि ये इलेक्शन रिजल्ट्स कब आते हैं। उसको अगर हम समझेंगे तो उसके लिए हम दशा पीरियड देखते हैं, दशा पीरियड से समझने का प्रयास करेंगे। तो अब ये जो इलेक्शन है, अब आप देख सकते हैं ये शनि, यस, शनि की महादशा ममता बनर्जी की चल रही है। और शनि की महादशा में आगे अंतर प्रत्यंतर कौन सा चल रहा है इसको देखने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। तो अंतर चंद्रमा का है, चंद्रमा का अंतर है, और प्रत्यंतर आएगा उनका, क्योंकि इलेक्शन रिजल्ट 5 मई को आ जाएंगे। 5 मई को तो सूर्य का, शनि, चंद्रमा, सूर्य। और एग्जैक्ट डेट अगर हम निकालें कि 5 तारीख को क्या होगा, 5 तारीख को आप देखिए राहु। और राहु अगर हम और पूरा टाइम देख, क्योंकि इलेक्शन रिजल्ट्स नॉर्मली डिक्लेयर होता है सुबह, जैसे काउंटिंग शुरू होती है 3, 4, 5 बज जाते हैं। सो उसको पूरे को ही हम समझने का प्रयास करते हैं। अब आप देखिए कि अगर हम शाम तक का भी लेते हैं तो शाम को जुपिटर आ जाता है। अब ये दशा पीरियड के इंडिकेटर हैं जो इस इलेक्शन के बारे में हमें समझना है कि इनके माध्यम से निकलता क्या है। एग्जिस्टिंग चीफ मिनिस्टर हैं, 2 बार की चीफ मिनिस्टर हैं, थोड़ी बहुत एंटी इनकम्बेंसी भी होगी। बहुत से लोग जिनके किसी के भी राज्य में काम नहीं होते, वो उस पार्टी से, उन पॉलिटिशियन से थोड़ी सी नफरत शुरू कर लेते हैं, उनके यानी के अगेंस्ट चले जाते हैं। सो एंटी इनकम्बेंसी भी है। मगर उस सबके बावजूद एक बात है, ये ममता बनर्जी का बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि उनका जो जुपिटर है, जुपिटर हर तरह की पॉजिटिविटीज उनको दे देता है। विक्ट्री वाले नक्षत्र उनको विक्ट्री दे देते हैं, उनकी फाइटिंग स्पिरिट उनको आगे ले जाती है। तो अब हम राशि चार्ट को उनके दशा पीरियड के साथ देखने का प्रयास करते हैं कि वहां पर कॉम्बिनेशन हमें कौन सी मिल रही है। सो कॉम्बिनेशन में जब हम देखते हैं कि इस इलेक्शन का रिजल्ट ममता बनर्जी के राहु और जुपिटर के माध्यम से तय होगा। अब राहु हम जानते हैं कि केतु के नक्षत्र में है। राहु केतु का जो मैंने कहा था ये इंपॉर्टेंट घटना है ममता बनर्जी के चार्ट में। अगर आप देखोगे कि राहु केतु एक दूसरे को नक्षत्र में कंप्लीशन देते हैं, और अगर हम राशि चार्ट में वापस जाएंगे, अब भाव चलित की बात नहीं करेंगे, राशि चार्ट में वापस जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि केतु उनके एनिमी के हाउस में है। केतु उनके एनिमी के हाउस में है और नवमांश में राहु उनके एनिमी के हाउस में है। सो एनिमीज चाहते ना चाहते उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी, क्योंकि जो एनिमिटी का इंपैक्ट आएगा कंप्लीट हो जाएगा, और वो जो कंप्लीट हो जाएगा तो उससे क्या होगा कि एनिमीज जोर लगाकर भी
उनके ऊपर विक्ट्री प्राप्त नहीं कर पाएंगी, क्योंकि एनिमी के इंटेंट की कंप्लीशन वहीं पर हो जाएगी, आगे उसका प्रभाव नहीं मिलेगा। सो यहां पर मेरा एनालिसिस ये कहता है कि डिस्पाइट सो मच ऑफ ऑपोजिशन, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन, ममता बनर्जी विल स्क्रैप थ्रू, निकल जाएंगी, वो अपनी सरकार को बचाने में कामयाब हो जाएंगी। अब यहां पर अगर हम देखेंगे, प्लैनेट्स की स्ट्रेंथ को भी देखने का प्रयास करते हैं कि अगर प्लैनेट की स्ट्रेंथ को भी, क्योंकि दर्शकों को बहुत सी चीजें बेसिक में जाकर समझने का होता है, क्योंकि फिर उनके क्वेश्चंस आते हैं कि सर वो प्लैनेट की स्ट्रेंथ कैसे थी कैसे। अब आप देखिए ये क्यों मैंने कहा, अब यहां पर आपको समझ में आएगा कि जुपिटर ममता बनर्जी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट है। जुपिटर स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट है। अब जुपिटर में ही इस समय उनको इलेक्शन का रिजल्ट मिलने वाला है, और जुपिटर इनके शक्ति स्थान में है, और जुपिटर को जब इन्होंने अपने किट्टी में डाल लिया, जुपिटर के फ्लेवर को अपने अंदर ले आए और उसको दिखाना शुरू कर दिया उसकी शक्ति का। मैं बात कर रहा हूं जुपिटर के रिलीजियस इंटेंट की। अब ये कह सकते हैं कि ममता बनर्जी का चंडी पाठ उनको इस इलेक्शन में बचा के ले जाएगा, या कह सकते हैं कि उनको विक्ट्री प्रदान कर देगा। सीट्स की अगर हम बात करेंगे, क्योंकि ऑपोजिशन बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है ऑपोजिशन, सो सीट्स तो बढ़ेंगी, सीट्स तो बढ़ेंगी। अब यहां पर आप कुछ चीजें और भी इस चार्ट में इंडिकेटर की तरह से समझ सकते हो। राहु, सूर्य और मरकरी ये इनके 12th हाउस में हैं। 12th हाउस भी दुस्थान है, हालांकि ये नेचर के साथ भी इंडिकेट करता है, बाकी बहुत से मतलब उसके सिग्निफिकेशंस है। हम बीजेपी एडवांटेजियस पोजीशन में है, मगर उस सबके बावजूद मेरा एनालिसिस ये पर्सनल है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कोई बीजेपी के अगेंस्ट मतलब बात कर रहा हूं, या देखिए जहां पर जो चीज किसी के चार्ट में जो मेरिट बनती है, ये हमारी ऑनेस्ट ड्यूटी होती है कि हम उसके बारे में बोले। सो ये मेरा एक पर्सनल ऑनेस्ट ओपिनियन है कि ममता बनर्जी इस इलेक्शन से विक्टोरियस निकल जाएंगी, सरकार उन्हीं की बनेगी, चाहे ऑपोजिशन बहुत स्ट्रांग रहेगी उनके लिए। सो हम कह सकते हैं कि बीजेपी की सीट्स काफी ज्यादा होंगी, और यह भी हो सकता है कि बराबर सी ही हो, थोड़े से मार्जिन से ममता बनर्जी आगे निकल जाएं, बट सरकार बचाने में वो कामयाब हो जाएंगी। सो दर्शकों, ये था मेरा एनालिसिस ममता बनर्जी के बारे में और वेस्ट बंगाल के इलेक्शन के बारे में।